हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जोनी कुमार आज आपके साथ फिर से लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स में एक नया टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों का संयोजन होता क्या है? संयोजन मतलब समझते ही होंगे कि आप जोड़ना। तो हम किस प्रकार संधारित्रों को जोड़ सकते हैं? वो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है आपका श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकेंड है आपका समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि श्रेणी संयोजन होता क्या है। फर्स्टली मान लीजिए हम जो पढ़ाएंगे वो तीन संधारित्र है, कोई C1, C2 और C3 जिनकी धारिताएं हैं उनका संयोजन। तो मान लीजिए तीन संधारित्र है, फर्स्ट C1, सेकंड C2 और थर्ड C3। यानी जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता क्या है? C1 है, दूसरा क्या है? C2 है, और तीसरा संधारित्र क्या है जिसकी धारिता है C3। उनको क्या जोड़ा गया है? श्रेणी संयोजन में। तो श्रेणी संयोजन पहले बात करेंगे, श्रेणी संयोजन होता क्या है। तो श्रेणी संयोजन जिसमें क्या होता है? एंड टू एंड, यानी एक जो फर्स्ट हमारा संधारित्र होता है उसकी पहली प्लेट को स्रोत से, और उसकी सेकंड प्लेट को दूसरे वाला जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट से, और ऐसे ही दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले से, इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला संधारित्र होता है उसकी अंतिम जो प्लेट होती है, दूसरी जो प्लेट होती है उसको कहां से जोड़ देते हैं? स्रोत के दूसरे टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। तो इसको हम एंड टू एंड भी बोलते हैं। यानी अगर एक खत्म हुआ है तो दूसरे को क्या करा है? स्टार्ट करा है। ठीक है, एक यानी हमारा एक संधारित्र अगर फिनिश हुआ है, देखिए यहां से, तो नेक्स्ट क्या है? दूसरे को उसमें ऐड कर दिया गया। यानी पहली प्लेट को पहले टर्मिनल से जोड़ा है पहले संधारित्र की, फिर दूसरी प्लेट को दूसरे के पहले से, तथा दूसरे की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले से, इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। और लास्ट वाला जो संधारित्र होगा उसकी सेकंड प्लेट को कहां से जोड़ देंगे? फिर से स्रोत से जोड़ देंगे। अब मान लीजिए यहां से इस स्रोत के द्वारा यहाँ पे जो आवेश दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? यानी इस जो हमारा स्रोत है, इस स्रोत के द्वारा क्या आवेश दिया जाता है, क्यों? अब सीरीज में होने की वजह से क्या होगा? जितना आवेश यहां से इस स्रोत से दिया जाएगा वो सबकी प्लेट पर, मान लीजिए इसकी पहली प्लेट पर यहाँ पे प्लस हो गया, सिमिलर इसको बड़ा करके दिखाते हैं। मान लीजिए पहले पर हमने प्लस दे दिया है, तो क्या होगा? इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा उतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश। और इसकी बाह्य प्लेट बाह्य क्या हो जाएगा? उतना ही प्लस चार्ज होगा। और यही प्लस चार्ज क्या होगा? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी फिर नेगेटिव आ जाएगा, और फर्दर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो नेक्स्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले संधारित्र पर भी क्यू आवेश, दूसरे पर भी क्यू, और तीसरे पर भी कितना होगा? क्यू होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो श्रेणी संयोजन होता है उसमें जो आवेश है वो क्या रहता है? समान रहता है। लेकिन जैसे ही आवेश, क्योंकि इनकी धारिताएं अलग अलग है, तो प्रत्येक, अगर मैं यहां से इस स्रोत ने V विभव दिया है नहीं, तो यहां से पहला जो हमारा होगा तो पहले के सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो V1 यानी विभव होगा V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर कितना होगा? V3। तो यहां से अगर हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहां से जितना विभव दिया जाएगा वो उनकी धारिता के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इन पर बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए पहले पर V1 है और दूसरे पे कितना है? V2, और तीसरे पे कितना है? V3। तो जैसे ही हमने अभी थोड़े दिन पहले ही तो अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो हमारी धारिता यानी आवेश होता है वो क्या होता है? Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू किसके होता है? CV। या फिर कह सकते हैं कि धारिता इक्वल टू किसके होता है? Q अपॉन V। ठीक है, तो यहां से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है Q अपॉन V। Q अपॉन V। तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो V हो जाएगा Q अपॉन C। कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। इसी प्रकार अगर मैं पहले संधारित्र की प्लेटों पर विभव निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C1, सॉरी Q, क्योंकि Q तो सभी में समान है, Q अपॉन C1। ऐसे ही V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C2, और V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3। अब इस समीकरण 1 में यानी जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी हमारी उसमें रखते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो Q यहां से Q कॉमन करेंगे तो Q हो जाएगा तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, 1 अपॉन C3। और यहां से Q को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके अगर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम बात करेंगे ये पूरा जो संयोजन है, इस संयोजन की जो तुल्य धारिता है, अगर मान लीजिए कितनी है, C है, तुल्य धारिता अगर C मानते हैं तो C इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q अपॉन V के। ठीक है, तो C इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q अपॉन V। और यहां से अगर मैं देखता हूं तो V अपॉन Q की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसका रिवर्स करूंगा तो 1/C इक्वल टू किसके हो जाएगा, V अपॉन Q। ठीक है, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। मान लीजिए अगर इसकी तुल्य धारिता C है और विभव V है इसके ऊपर, तो यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। और यहाँ से 1/C की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगी, V अपॉन Q, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, V अपॉन Q चाहिए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यही हमारा जो है वो तीन संधारित्रों के संयोजन का सूत्र है, जहां पे C क्या है, आपकी तुल्य धारिता है इस संयोजन की, और C1, C2 और C3 जो हमारे संधारित्र थे उनकी अलग अलग धारिता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्र की धारिताओं, यानी जैसे C1, C2, C3 अलग अलग संधारित्र है तो इनकी धारिताएं क्या है, C1, C2 और C3। इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो इनका जो योग होगा वही क्या कहलाएगा हमारा, यानी जो तुल्य है उसका, हमारी तुल्य धारिता C थी तो C का जो व्युत्क्रम है, ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जिससे हमारे अलग अलग संधारित्र है उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग होता है। ठीक है, तो यहां तक आशा करते हैं ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम करें तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है दूसरा, सेकेंड, एक संयोजन हमने पढ़ लिया है, सेकंड संयोजन है आपका समांतर संयोजन। और मान लीजिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा है ये C1/C इक्वल टू कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर ऐसे ही तीन की बजाय हमारे यहाँ पे n संधारित्र दिए हो, यानी नंबर्स और ज्यादा हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/CN। ठीक है, क्या कह सकते हैं, यानी इसी प्रकार उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए अगर 4 है तो 1/C4, 5 है तो 1/C5 तक हम इसे ले जा सकते हैं, या फिर अगर n दिए है तो 1/CN हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड है समांतर संयोजन। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका समांतर क्रम संयोजन या समांतर संयोजन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर संयोजित किसे कहते हैं, समांतर संयोजन होता किस प्रकार का है, तो मान लीजिए मेरे पास तीन संधारित्र है C1, C2 और C3, जिनको मुझे किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में पहले जोड़ते किसे हैं, कैसे किसे कहते हैं समांतर संयोजन, जब सभी संधारित्र यानी जिन संधारित्रों का मुझे संयोजन करना है सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, सभी क्या कर रहे हैं, पहली प्लेट को एक बिंदु से और उसकी जो अंतिम प्लेट है यानी दूसरी प्लेटें हैं सभी संधारित्र की, उनको किसी अन्य बिंदु से जोड़ा जाए। जैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3। देखिए इसका पहला बिंदु जो मानते हो, मैंने पहली प्लेट को सभी को A से जोड़ दिया है और दूसरी प्लेट को किससे जोड़ा है, B से। और पहली जो हमारा एक पॉइंट है और ये दूसरा, इन दोनों के बीच किसको जोड़ देते हैं, स्रोत को, यानी जो भी आपका स्रोत है जिससे आपको उसको आवेशित करना है उसको यानी उस स्रोत से इसको जोड़ देते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच। तो किसे कह सकते हैं समांतर संयोजन, तो समांतर संयोजन जो होता है यानी जिसमें संधारित्र हो गए, मान लीजिए देखा जैसे कि मैंने कहा था कि C1 के C2 और ये तीन संधारित्र आपके पास है। ठीक है, तो सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए और तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच किसको जोड़ा जाए, स्रोत को। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है आपका, समांतर संयोजन। क्या कहलाता है, समांतर संयोजन। अब देखिए यहां से जैसे ही हमने इसको V वोल्ट से यानी विभव दिया, कितना दिया है, स्रोत द्वारा V विभव से इसको आवेशित किया है, तो जब यहां से V विभव होगा तो दोनों क्या है, सभी संधारित्र दो बिंदुओं के बीच है, तो इसलिए यहां पर जो होगा विभव वो तीनों पर क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो तीनों क्या है, दो, एक पहली प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी है, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है। तो इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान कितना होगा,
समान होगा। तो जैसे कि इनकी धारिताएं अलग अलग है, मान लीजिए अगर मैं यहां से इसको क्यू आवेश देता हूं, कितना देता हूं, क्यू आवेश, तो वो इनकी संधारित्र, जो संधारित्र की धारिताएं हैं इनके अकॉर्डिंग इस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी मान लीजिए पहले संधारित्र पर धारिता आवेश Q1 है, ठीक है, दूसरे पर Q2 है और तीसरे पर कितनी है, Q3। तो यहां से मान लीजिए जब दिया था इसको, स्रोत द्वारा जो आवेश दिया गया है वो Q है, और वो इसमें इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो है Q1, Q2 और Q3। तो यहां से Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, Q इक्वल टू किसका होता है, CV। Q इक्वल टू किसका होता है, CV। तो पहले संधारित्र पर जो आवेश होगा Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1V, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V तथा Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3V। तो अगर इक्वेशन 1 से देखें तो Q इक्वल टू हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, और यहां से V को कॉमन करेंगे तो Q अपॉन, यानी अगर यहां से मैं Q और इक्वल टू इसको V को कॉमन करता हूं तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और V मल्टीप्लाई में इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो Q अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहां से अगर माने कि जो ये संयोजन है, इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या है, C है। तुल्य धारिता क्या है, C है, और जो स्रोत है उसके द्वारा दिया गया इसको विभव क्या है, V है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, Q अपॉन V की। तो यहां से Q अपॉन V अगर मैं निकालता हूं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C। तो Q अपॉन V किसके इक्वल होती है, C के। अगर तुल्य धारिता C है इस संयोजन की, तो यहां से C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और मान लीजिए इसमें अगर यहाँ 3 की बजाय मैं n संधारित्र ऐड कर दूं, यानी संयोजित करूं, तो हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन में संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिताओं का योग होती है। क्या होती है, सभी संधारित्र की अलग अलग धारिताओं का योग होती है। तो मान लीजिए, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं दोनों क्वेश्चंस का, दोनों संयोजन का। हमारे पास 3 संधारित्र है, मान लीजिए C1 इक्वल टू है 2 माइक्रोफेरेड, C2 है आपका 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और C3 है आपका 5 माइक्रोफेरेड। इनको क्या करना है, आपको श्रेणी संयोजित करना है और समांतर में भी संयोजित करना है। तो फर्स्टली हम अगर इनको श्रेणी संयोजित करें तो श्रेणी संयोजित में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C, तुल्य धारिता किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन 3। यानी जब इसको हम किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज में, यानी CS कह सकते हैं, CS4 सीरीज, यानी श्रेणी में जोड़ रहे हैं। तो यहां से तुल्य धारिता हो जाएगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन C डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C1 की वैल्यू है आपकी 2, C2 की है 3 और C3 की है आपकी 5। तो यहां से अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेते हैं, यहां से 30 इसका एलसीएम आएगा। तो 30 से देखते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आएगा, 3 से 10 और 5 6 30, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 15 10 25 और 31 अपॉन 30, ठीक है। तो यहां से जो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर कह सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सी एस इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 31, 30 अपॉन 31। तो अप्रोक्स देखो 10 टाइम तो नहीं चल पाएगा, तो 0.998 या 99 के अप्रोक्स ही यहाँ पे 0.9 माइक्रोफेरेड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको किसमें कर सकते हैं, श्रेणी संयोजित कर सकते हैं। अगर समांतर संयोजन करना है तो यहाँ से C इक्वल टू, यानी C पैरेलल में हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से CP इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी संधारित्र को क्या कर सकते हैं, श्रेणी में संयोजित कर सकते हैं या फिर समांतर संयोजित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।